चाहे वो कंगाल है, आप उसको अंबानी बना देते हो। अगर वीज़ा आ गया बच्चे का तो एजेंट की जेब में 15 लाख है, नहीं आता तो एजेंट की जेब से क्या गया। इसलिए आज के दिन सुनने में आ रहा है कि बच्चे को दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट में नहीं बैठने दिया जी, और कनाडा पहुंच भी गया तो कनाडा एयरपोर्ट से बच्चे को डिपोर्ट कर दिया। लेकिन जो 9 बच्चे रिफ्यूज़ हुए हैं उसमें वो दोबारा फाइल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एजेंट ने उनके डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर ऐसे ऐसे लगा दिए हैं। हेलो एवरीवन, मैं सिमरनजीत कौर और आज हमारे साथ हैं ग्लोबल एक्मे वीज़ा के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सतपाल सिंह। तो आज हम बात करेंगे कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा के बारे में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि उनको कनाडा जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या फिर विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। जी सिमरन, आपका और ग्लोबल एक्मे वीज़ा के व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोनों वर्ड्स ही अपने आप में क्लैरिफाई हैं। एक टूरिस्ट वीज़ा होता है वो एज ए टूरिस्ट होता है कि आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप उस कंट्री में स्पेशली जैसे हम कनाडा को लेके चलें, आप कनाडा घूमने जाना चाहते हो तो आपके पास एशियन कंट्रीज़ की और यूरोपियन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है और आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं। वो अप्लाई होता है आपकी होटल बुकिंग पे और आपकी एयर टिकट्स पे। जो विजिटर वीज़ा होता है उसके लिए आपको चाहिए होता है स्पॉन्सर, कोई चाहे कोई कंपनी है वो आपको एज ए बिजनेस वहाँ पे इनवाइट कर रही है, ठीक है, कोई फंक्शन है वहाँ पे, या कोई आपको वहाँ पे ब्लड रिलेशन में या कोई रिलेटिव है जिसका कोई भी वहाँ पे फंक्शन है, कोई बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई भी मैरिज है, जो वहाँ पे आपको स्पॉन्सर कर रहा है एज ए विजिटर। तो टूरिस्ट वीज़ा में आप एज ए टूरिस्ट जाते हो और विजिटर वीज़ा में आप एज ए विजिट स्पॉन्सरशिप के बेस पे जाते हो। इन दोनों में यही डिफरेंस है बस। सर, जैसे कि आपने बताया है कि स्पॉन्सरशिप लेटर और इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है विजिटर वीज़ा के लिए, और टूरिस्ट वीज़ा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट, उसके बाद आता है आपका प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, आपका रजिस्ट्रेशन, उसका जीएसटी, उसकी आईटीआर, उसकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब से एनओसी, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी आईटीआर, आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपके जे फॉर्म और जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। उसके साथ साथ आपकी होटल बुकिंग, आपकी टिकट और आपके फंड्स मिनिमम 8 से 10 लाख के। इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ हम कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें हम विजिटर वीज़ा की, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें मेन आता है आपका पासपोर्ट। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, उसकी जीएसटी नंबर, उसकी आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट। अगर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स, आई कार्ड और आपके फंड्स के डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लगते हैं आपके स्पॉन्सर के। स्पॉन्सर अगर आपका वहाँ पे सिटीजन है या पीआर है तो उसके सिटीजनशिप या पीआर कार्ड, उसके वहाँ की टैक्स के पेपर और उसके फंड्स के पेपर। इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ हम विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कनाडा के टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस कितनी है? सिमरन, अगर हम कनाडा का टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस की बात करें तो टोटल फीस आती है $185, जिसमें $100 एम्बेसी फीस होती है और $85 बायोमेट्रिक की फ़ीस होती है। यानी कि जो इंडियन रुपीज़ में अप्रोक्सीमेट 12,000 के आसपास बनती है। और बाकी आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर खुद से अप्लाई नहीं करना आता तो किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई करवा सकते हैं। वो 10 से 12,000, 15,000, 20,000 जैसा भी कंसल्टेंट हो रहा है उसके हिसाब से अपनी फ़ीस ले लेगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि कनाडा का विजिटर और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस $185 है, जो कि इंडियन रुपी में 12,000 है। तो आजकल मार्केट में लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि सारा पैसा वीज़ा लगने के बाद? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। हमारे पास भी बहुत सारी कॉल्स आती है कि सर हम कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा में डील करते हैं। एक दिन मैंने वैसे ही पूछ लिया कि कैसे डील करते हो आप लोग? उन्होंने बताया सर अगर आप एम्बेसी फीस देते हो तो 13 लाख रुपया पैकेज है, अगर हम एम्बेसी फीस देंगे तो 15 लाख रुपया पैकेज है। तो मेरा वैसे ही दिमाग घूम गया कि ऐसे कैसे है। हमें खुद पता है कि $185 फीस है, तो ये 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख का क्या सीन है। तो मैंने उससे डिटेल में बात की कि उसमें आप क्या क्या फैसिलिटी दोगे हमें अगर हम आपको 13 लाख देते हैं।
तो उन्होंने बताया कि सर हम वहाँ से स्पॉन्सरशिप मनवाते हैं कनाडा से, और क्लाइंट के नाम पे मनवाते हैं, और फंड्स भी हमसे उठाते हैं, आईटीआर भी हम बनाते हैं। इट मीन्स मेरे को समझ आया कि मार्केट में आज के दिन टोटली 420 चल रही है। ये सब फेक है। फेक इन द सेंस कि वो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स को टेम्परिंग करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, ठीक है, वो एडिटिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। वो सब डॉक्यूमेंट्स जाते हैं कनाडा एम्बेसी के अंदर, और एक बार डॉक्यूमेंट जो हमने एम्बेसी को दे दिया वो हमारा हमेशा के लिए सेव रहता है, ठीक है। कि उनका सिस्टम है, आप बच्चे से सिर्फ और सिर्फ उसका पासपोर्ट ले लो, और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो कंडाल है, आप उसको अंबानी बना देते हो। अगर वीज़ा आ गया बच्चे का तो एजेंट की जेब में 15 लाख है, नहीं आता तो एजेंट की जेब से क्या रहा, फीस वो क्लाइंट से दिलवा देता है एम्बेसी की $185, उसकी जेब से कुछ नहीं जाता। इसमें नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ बच्चे का, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, अगर सपोज करो पहली बात तो इसमें वीज़ा आता नहीं टेम्परिंग डॉक्यूमेंट्स में। आज के दिन क्या हुआ कि कैनेडियन एम्बेसी को अच्छे से पता है कि इंडिया वाले ये काम कर रहे हैं, कि डॉक्यूमेंट्स की टेम्परिंग एडिटिंग वो सब लगे हुए हैं इस काम पे। उन्होंने क्या किया, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीज़ा दे देती है, पीपीआर जनरेट भी कर देती है बच्चे की, तो जिस टाइम फाइल रिव्यू में जाती है वीज़ा ऑफिसर के पास, वो उसको कैंसिल कर देता है पीछे से ही। इसलिए आज के दिन सुनने में आ रहा है कि बच्चे को दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट में नहीं बैठने दिया जी, और कनाडा पहुंच भी रहा तो कनाडा एयरपोर्ट से बच्चे को डिपोर्ट कर दिया। उसका मेन रीज़न यही है कि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है, डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग हो रखी है, स्पॉन्सरशिप भी फेक बनवाते हैं ये, ठीक है। फिर स्पॉन्सरशिप कैसे बनवाते हैं, अगर किसी एजेंट की डेस्कटॉप पे, लैपटॉप में, कंप्यूटर में किसी की भी जेन्युइन स्पॉन्सरशिप सेव हो उसके पास, वो उसकी एडिटिंग करके सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर देता है, उस क्लाइंट की फाइल में वो लगा देता है। अगर बच्चा कनाडा एयरपोर्ट पे पहुंच भी जाता है तो इमिग्रेशन वाले उसके स्पॉन्सर को टोल रख के देखते हैं कि आपका कोई रिलेटिव आपने स्पॉन्सर किया क्या इंडिया से। वो बंदा साफ मना करता है जी मैंने तो ऐसा कोई नहीं बुलाया, तो बच्चा वहाँ से या तो डिपोर्ट होता है, बैन हो के आता है। तो आज के दिन मार्केट में क्या हो रखा है, सारी की सारी फोर्जरी चल रही है, 420 चल रही है। ये सब डॉक्यूमेंट्स की टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें गेम कितनी मोटी है, एक बच्चे की अगर हम टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें पता है $185 फीस है, 12,000 रुपये फीस है। ये क्या करते हैं कि सारा पैसा वीज़ा लगने के बाद, यानी कि एम्बेसी फीस भी आप बाद में दे देना, उसमें क्या होता है, अगर इनके पास 10 पासपोर्ट आ गई किसी बच्चे के, इन्होंने टारगेट फिक्स कर लिया कि 15 लाख रुपए लेंगे हम आपका वीज़ा आने के बाद। इन्होंने 10 फाइल लगाई, इनकी जेब से क्या रहा, 1,20,000 रुपये एम्बेसी फीस सिर्फ। अगर वीज़ा आ जाता है तो इनकी जेब में कितना आता है, अगर 10 में से एक बच्चे का वीज़ा आ गया तो इनकी जेब में आते हैं 15 लाख रुपए। 1,20,000 इन्होंने एम्बेसी फीस दी है, तो 13,80,000 तो ये वैसे भी कमा लेते हैं एक फाइल पे। लेकिन जो 9 बच्चे रिफ्यूज़ हुए हैं उसमें वो दोबारा फाइल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एजेंट ने उनके डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर ऐसे ऐसे लगा दिए हैं कि जैसे मैंने बताया कि उस गरीब को उन्होंने अंबानी बना दिया, ऐसा प्रोफाइल उसका बना दिया इन्होंने। तो उसमें वीज़ा दोबारा फाइल लगाएगा तो वो या तो बैन हो रहा है, रिफ्यूज़ हो रहा, ठीक है। उसमें वीज़ा के चांसेस उसके ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स एजेंट जो बनाएगा वो उसको वापस नहीं देगा कि मैंने आपकी फाइल में ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आप ये लो, उसने बिल्कुल नहीं देना उसको कुछ भी, ठीक है। रिफ्यूज़ल आ जाएगा तो रिफ्यूज़ल लेटर दे देगा, वीज़ा आ गया तो पीपीआर दे देगा। बच्चे वहाँ पे जब सपोज करो किसी तरीके से उनकी आंखों में धूल झोंक के बच्चा वहाँ पे पहुँच भी गया, तो उसके पास सिर्फ पासपोर्ट होता है स्टैंपिंग वाला, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, ठीक है। जो जब वहाँ जाने के बाद उसको बहुत सारी मुसीबतें आती हैं उस चीज़ में। तो सर हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात ऐसी है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइलिंग के टाइम पे आपकी सिर्फ और सिर्फ स्कैन्ड कॉपीज की पीडीएफ फाइल लगती है। जी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, सबसे पहले आपका पासपोर्ट लेके जमा करते हैं, इट मीन्स उसके दिमाग में पहले ही चोर है, ठीक है। अदरवाइज अगर उसने साफ सुथरा काम करना है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक ही बात बोले कि आप स्कैन करके मेरे पास पीडीएफ भेज दो, मैं आपकी फाइलिंग कर देता हूँ, ठीक है। एम्बेसी आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मनवाती पहले, सबसे बड़ी बात। तो दूसरा,
फाइलिंग के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म की में इंफॉर्मेशन फिल की जाती है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं, वो आप PDF फाइल के तौर पे उसमें अपलोड कर देते हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को डाल लेने का मतलब ये है कि बच्चे को हमने अपने जाल में फंसा लिया है, बाद में इससे हमने पैसे ऐंठने हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट तो ऐसे हैं, आप ऑफिस में चले जाओ, उनके जाते ही सबसे पहले एग्रीमेंट साइन करते हैं। अगर आपने उनको अपना पासपोर्ट या कोई और डॉक्यूमेंट दे भी दिया ओरिजिनल, वो तब तक वापस नहीं देते जब तक एग्रीमेंट में लिखी हुई पेमेंट आप उनको नहीं देते। जी। ये मैंने बहुत बार देखा है और सुना है कि चंडीगढ़ मॉल के अंदर ऐसे ऐसे कंसल्टेंट हैं कि आप एक बार ऑफिस में गए, अपने डॉक्यूमेंट्स दे किसी भी फाइलिंग के लिए, चाहे आप 10 मिनट के बाद जाके उनको बोल दो सर मैंने फाइलिंग नहीं करवानी, आप वापस दे दो मेरे, वो तब भी बोल रही है मैं 25,000 रुपये दो, आप एग्रीमेंट में लिखा हुआ आपने साइन किया है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए आज के दिन अवेयर होने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट्स की टेम्परिंग के मामले में। ठीक है, दूसरा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें। अगर आपने टूरिस्ट विजिटर कोई भी वीज़ा लगवाना है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करो, उसके बाद कंसल्टेंट को भेजो। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का धंधा इन्होंने ऐसा बना लिया कि बच्चे को हम अपने जाल में फंसा के उससे पैसे लौटने हैं। मेन मकसद आज के दिन सिर्फ और सिर्फ पैसा है। फाइलिंग से और वीज़ा निकालने से मतलब नहीं है। हम खुद कनाडा से रजिस्टर्ड लॉयर हैं, हमारी टीम है पूरी जो RCIC है, जी। हम लीगल लॉयर्स हैं कनाडा के। जो भी काम करते हैं जेन्युइन तरीके से करते हैं और कोई भी बच्चे का ना तो एडवांस मनी लेते हैं और ना ही एडवांस डॉक्यूमेंट लेते हैं कोई भी ओरिजिनल। सर तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी भी एजेंट को नहीं देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। सर अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा होते देखो, अगर हम बात करें टूरिस्ट वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपके पास फंड्स हैं या नहीं हैं, है तो कितने हैं, आपके फंड्स पे भी बहुत सारा डिपेंड करता है। तीसरा, आपके पास इंडिया में प्रॉपर्टी क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, आपके पास यहाँ बिजनेस है या जॉब है तो किस लेवल की है, साथ ही साथ आपकी फैमिली टाइज क्या है। एक वीज़ा ऑफिसर को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये बंदा है जो टूरिस्ट कनाडा आएगा और इसका बैक एंड पे इतना सब कुछ है कि ये वापस चला जाएगा यहाँ से। वो सिर्फ हमारे प्रोफाइल में ये चीज़ देखना चाहता है कि बंदा वापस जाएगा ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, रही बात विजिटर वीज़ा की, विजिटर में ट्रैवल हिस्ट्री नहीं देखी जाती, लेकिन आपके स्पॉन्सर को जरूर देखा जाता है कि आपका स्पॉन्सर वहाँ पे किस स्टेटस पे है, वो टेम्परेरी रेजिडेंस पे है या PR पे है या सिटीजन है, उसके पास वहाँ पे कितनी एसेट्स हैं। ठीक है, वो और दूसरी चीज़ वो मेन मोटिव देते हैं कि किस मोटिव से आपको बुला रहे हैं, वहाँ पे कोई फंक्शन है या कोई और चीज़ है जिस वजह से आपको बुला रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको, मेन वो रीज़न क्या है। और दूसरी साथ ही इसमें भी वो चीज़ देते हैं कि आप वापस इंडिया क्यों जाओगे, आपके पास इंडिया में ऐसा क्या है जिस वजह से आप वापस जाओगे। एक वीज़ा ऑफिसर को ये मतलब नहीं है कि आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कनाडा क्यों जा रहे हो, उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। वो आपके प्रोफाइल को उस नज़र से देखता है कि आप वापस इंडिया क्यों जाओगे। और सर सपोज करो अगर हमारा वीज़ा आ भी जाता है तो वहाँ जाके हमारे सेटल होने के क्या चांसेस हैं? रही बात कनाडा एज ए टूरिस्ट या विजिटर जाने की और सेटल होने की, कनाडा में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप एज ए टूरिस्ट जाते हो, आप मैक्सिमम 6 मंथ स्टे कर पाते हो। उस 6 मंथ के दौरान आप वहाँ पे LMI ले सकते हो जिसमें वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो जो कि आपका स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप पढ़ाई में भी ऐसे ही हो और वर्क में भी आपके पास कोई स्किल नहीं है तो थर्ड ऑप्शन बचता है आपके पास असाइलम का। आप वहाँ पे असाइलम डाल सकते हो क्योंकि कनाडा और US के पास ये रिफ्यूजी एक्ट है जिसके तहत आप अगर एक बार उस कंट्री में एंट्री मार गए तो आप असाइलम डाल सकते हो और वो तब तक आपको वहाँ से नहीं निकाल सकते जब तक आपकी दलील नहीं सुनी जाती। ठीक है, अगर आप पढ़ाई में बिल्कुल निल हो, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आप असाइलम डाल सकते हो वहाँ पे रहने के लिए। सेकेंड वन, अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो, थोड़ा सा गैप है, आप कोई भी कोर्स वहाँ पे ले सकते हो और एडमिशन लेके आगे फिर एडमिशन के बाद वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपके PR के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया LMI पे आप यहाँ से कोई ऐसी स्किल लेके जाओ कि आपको जाते ही कोई ना कोई एम्प्लॉयर LMI दे दे और वो आपको काम दे दे। काम के साथ साथ ये जैसे जैसे आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस बढ़ेगा
उसके तहत आपके पीआर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कनाडा में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं पीआर होने के लिए, ठीक है। तो आपको एज ए टूरिस्ट अगर आप अच्छे प्रोफाइल भी यानी कि नीट एंड क्लीन साफ सुथरे प्रोफाइल पे जाते हो तो आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर भी एलएमआई देने से पहले ये पूछता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है। आप जो टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आए हो, आपने अप्लाई किया है, उस टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, हमें वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाओ आप, ठीक है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वो नहीं है तो एम्प्लॉयर आपको एलएमआई नहीं देगा, कि उसको भी जेन्युइन एम्प्लॉय चाहिए। कोई भी एम्प्लॉयर हो उसको जेन्युइन एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। वो उसको एलएमआई तभी देगा तो उसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका नीट एंड क्लीन प्रोफाइल है, ठीक है। तो इसलिए कनाडा में पीआर होने के या लाइफ सेटल करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप इजीली कनाडा में सेटल हो सकते हो। तो सर क्या हम टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं? और अगर हम अप्लाई हो जाता है तो वहाँ जाके फैमिली के साथ सेटल होने का क्या चांस है? ये बहुत अच्छा सवाल है। टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए हर एप्लीकेंट का पासपोर्ट। कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसमें किसी टाइप की कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन वीज़ा चांसेस किस में ज़्यादा हैं? क्या अगर आप फैमिली आपकी बच्चे छोटे हैं, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपके पास फंड्स हैं, यहाँ पे बिजनेस सेटल है, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी की एसेट्स अच्छी हैं, अकाउंट्स में फंड्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इजीली आपको वीज़ा मिल जाएगा। एक वीज़ा ऑफिसर को सिर्फ ये रियलाइज होना चाहिए कि ये फैमिली वापस जाएगी, ठीक है। अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन है कि वीज़ा चांसेस किस में ज़्यादा रहते हैं। आपकी फैमिली वेल सेटल है, ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास अच्छी है, या आपका वहाँ पे कोई स्पॉन्सर है, ठीक है, ब्लड रिलेशन में जो आपको स्पॉन्सर कर दे अच्छे से, ठीक है। उस कंडीशन में आप पूरी फैमिली का वीज़ा लगाओ, पूरी फैमिली का वीज़ा आएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल वीक है, इट मीन्स यहाँ पे कोई अच्छे लेवल की जॉब नहीं है जिसमें आपकी पे अच्छी हो, ठीक है, या आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस कंडीशन में आप सिंगल ही अपना वीज़ा अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। आप वहाँ पे सिंगल जाओ, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने स्किल के बेस पे आप वहाँ पे एलएमआई लो, वर्क परमिट लो। जैसे ही आपके वर्क परमिट का टाइम साल 1.5 साल होता है, आपके पास सैलरी स्लिप्स हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी फैमिली को वहाँ पे इनवाइट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपकी फैमिली सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। और सर इंडिया के कंपैरेटिवली वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है? देखो, जहाँ तक बात आती है लाइफस्टाइल की, लाइफस्टाइल तो यहाँ भी अच्छा है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, तो लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते वहाँ पे आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है। आप मेहनती होने चाहिए। यहाँ पे आप काम नहीं करते तो भी चल जाता है, लेकिन वहाँ पे बिना काम किए एक दिन नहीं निकाल सकते आप। वहाँ पे हार्ड वर्क है, ठीक है। आपको हर रोज़ काम पे जाना पड़ेगा, हर रोज़ कमाना पड़ेगा, ठीक है। लाइफस्टाइल तो टाइम टू टाइम इंसान का मेहनत के हिसाब से आज इंसान आगे बढ़ता है, चेंज होता रहता है। अगर हम इंडिया की कंपेरेटिवली देखें तो वही बच्चा जाए वहाँ पे जो हार्ड वर्कर है, जिसके पास कोई स्किल है। जो यहाँ पे मम्मी बॉय हैं, अपना पानी गिलास नहीं उठाते, ठीक है, वो वहाँ पे कामयाब बिल्कुल नहीं है। जी वो तो ना ही जाए तो अच्छा है, ठीक है। वहाँ तो वो बच्चा कामयाब है जो अपनी खाना भी खुद बना ले, झाड़ू पोछा भी खुद कर ले, अपनी जॉब पे भी जाए या अपनी पढ़ाई पे भी जाए, ठीक है, जो हर चीज़ को ईजिली मैनेज कर ले। जो बच्चा यहाँ पे मेहनत नहीं कर पा रहा, वो वहाँ पे सेट नहीं हो पाएगा, जी। ठीक है। इसलिए वही बच्चा जाए जो मेहनती है। मेहनती बच्चे के लिए, ये स्किल वाले बच्चे के लिए बहुत काम है वहाँ भी। ऐसा नहीं है काम नहीं है, काम बहुत है कनाडा में। वो करने वाला बच्चा चाहिए बस। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस टॉपिक पे बात करके। थैंक यू। अगर आप भी कनाडा के टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या आपका कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे सतपाल जी को कॉल कर सकते हैं।